हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो बीपीएससी मेंस की इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ ए डबल एज्ड स्वॉर्ड इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है दैट इज आस्किंग कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। सेकेंड पार्ट इज सेइंग जुडिशियल एक्टिविज्म है वो एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, यानी कि इसके फ़ायदे तो हैं लेकिन उसके साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। दो धारी तलवार है ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, सो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, तो हम वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू यानी JR। सो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो हायर जुडिशरी है उनके पास पावर होती है कि ये डिसाइड करने की कि जो लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के कंटेक्स्ट में सही है या कहीं पर उनका वायलेशन हो रहा है। सिंपलेस्ट टर्म में जुडिशियल रिव्यू मीन्स पावर ऑफ जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए लॉ। सो पावर ऑफ जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ इफ दैट पर्टिकुलर लॉ is inconsistent with the provisions of constitution। that means जो लॉ बनाया गया है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन के खिलाफ है तो उस लॉ को या लॉ के उस हिस्से को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जुडिशरी की पावर है लेजिस्लेटिव एक्शंस को रिव्यू करने की या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शंस को रिव्यू करने की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जुडिशियल रिव्यू है दैट इज़ नॉट मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कि ये टर्म है दैट इज़ नॉट मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक्सप्लिसिटली दिस इज़ नॉट मैंशनड बट implicitly this is specified. So in India this doctrine has been functioning as per the provisions of Article 13, Article 32 and Article 226 of Indian Constitution. So ये इंट्रोडक्शन हमने लिखा है। सबसे पहले हमने स्पेसिफाई किया कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, फिर हमने बताया कि जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन इसकी इंस्पिरेशन है वो आर्टिकल 13, 32 और 226 है। अब जुडिशियल रिव्यू की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्या सिग्निफिकेंस है? सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी मेंटेन रखने के लिए जुडिशरी के पास वो पावर्स होने चाहिए ताकि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को रिव्यू कर सके, ताकि अगर उनके एक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ वायलेशन हो रहा है तो उस पर एक्शन लिए जा सकें। तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंस जो सिग्निफिकेंस है जुडिशियल रिव्यू का वो है टू मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। सेकंड जो इसी से रिलेटेड है टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। देन टू मेंटेन पावर बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और इसको आप बोल सकते हो टू मेंटेन फेडरल इक्वेशन, या आप बोल सकते हो टू मेंटेन डिवीजन ऑफ पावर। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, जब हम डिवीजन ऑफ पावर की बोलते हैं, डिवीजन ऑफ पावर, इट मीन्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात बोली जाती है देन वी आर डिस्कसिंग द पावर सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। सो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। देन जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है वो है टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ सिटीजन्स, राइट्स सच एज फंडामेंटल राइट्स, एंड टू मेंटेन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नाउ जो क्वेश्चन का सेकेंड फ्रेज है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है? दैट मीन्स व्हेन जुडिशरी इज playing a role of activist, and how judicial activism and judicial review are connected. See, judiciary के पास for example कोई मैटर गया, अब judiciary ने इसको रिव्यू किया, मतलब जो भी मैटर गया था उस पर अपना डिसीजन दिया। उसके साथ साथ अगर judiciary सरकार को ये भी बोले कि आपको इस मैटर में ये भी करना है और ये भी करना है, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार को से डायरेक्शंस दे कि इस मामले में ये करना है, पॉलिसी डायरेक्शंस दे, then that is a case of judicial activism। मतलब judiciary is playing a role of activist
So what is judicial activism? It is proactive and assertive role played by judiciary. Now why judiciary need to play the role of activist? Because of failure of executive and legislature to act. एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो सरकार की और लेजिस्लेटिव ब्रांच है जो सरकार की, वो अगर टाइम से काम नहीं कर पाएगी तो लोग जुडिशरी के पास जाएंगे, यानी कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट उनको फिर डायरेक्शंस देता है सरकार को कि आपको ये करना है. सो जुडिशियल एक्टिविज्म इज मेनली बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स टू एक्ट. सो दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म. अब अगर ये एक्टिविज्म एक्सेसिव हो जाए देन इट विल बी एन अब अगर ये एक्टिविज्म एक्सेसिव हो जाए देन इट विल बी ए केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच. व्हाट इज जुडिशियल ओवररीच? व्हेन जुडिशरी एक्ट बियॉन्ड इट्स jurisdiction and interfere in the mandate of executive and legislature, then it will be a case of judicial overreach. It means judiciary is violating the doctrine of separation of powers. Now we have to specify the pro and cons of judicial activism, because question is saying that it is a double-edged sword. That means it has benefits as well as disadvantages. So first we have to specify the pro, that means beneficial aspect of judicial activism, and then we have to specify the negative impact. Okay, judicial activism. First and foremost is that in case of failure of legislature or executive to fulfill their responsibilities, judiciary can come forward and play a significant role. So in case of failure by executive and legislature. Second is it act as a check mechanism. What is check mechanism? Suppose legislature made a law. Now what if that law is restricting some fundamental right or restricting the freedom of individual? Then in that case people can approach judiciary and a judiciary can take a stand on that particular law. So in a modern democratic setup, judicial activism act as a mechanism to curb legislative adventurism. These are technical terms. What is legislative adventurism? कि legislature ने कुछ भी ऐसा random कानून बना दिया जिससे लोगों को दिक्कत होने वाली है. So इस केस में judiciary act as a check mechanism. Apart from that, progressive policies. For example, Supreme Court gave judgment and declared third gender. Next is protection of rights, protection of human rights, fundamental rights. Next point is, actually it is similar to this failure of executive and legislature, but you can write it in this way, that it fills legislative vacuum. That means actually it was the responsibility of legislature, but it did not fulfill it on time, and therefore there is a vacuum, and for that judiciary is coming forward. Or you can say when there is a hung legislature. What does that mean? It means कई पार्टीज़ ने मिलकर सरकार बनाई है, तो जो पार्टी पावर में है वो नहीं चाहती कि वो कुछ ऐसा सॉलिड स्टेप लें जिससे उनका वोट बैंक नाराज़ हो, लेकिन वो स्टेप ज़रूरी है. तो ऐसे केसेस में क्योंकि जुडिशरी को इलेक्शन नहीं जीतने, तो जुडिशरी कैन टेक सच प्रोग्रेसिव स्टेप एंड जुडिशरी कैन फिल द लेजिस्लेटिव वैक्यूम. कई बार होता क्या है कि पॉलिटिशियंस वांट टू डू समथिंग गुड, बट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ vote bank they are afraid to take honest decisions. So because of fear they are not able to take decisions, but in case of judiciary there is no fear of vote bank, so they can take progressive steps. Apart from that, it also helps in balance of power. So these are the advantages. Now what are the disadvantages of judicial activism? A couple of more points can be included in this. For example, speedy delivery of justice, then complete justice. Okay, now coming back to disadvantages. So first and foremost, law making is responsibility of legislature, and if judiciary is doing so, that means it is a violation of separation of powers. So violation of separation of powers. Second point you can write is that it undermine parliamentary democracy and it lead to improper interference in other two organs of the government, that is judiciary, and in other two organs of the government, that is legislature and executive. Then it also erode public trust. How? लोग कहेंगे कि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, इसलिए डायरेक्टली कोर्ट जाओ और कोर्ट से करवा लो. सो इट इरोड पब्लिक ट्रस्ट. प्लस नॉन इलेक्टेड. नॉन इलेक्टेड का क्या मतलब है? सी जजेस हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड मेंबर्स, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पब्लिक,
लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड, सो ये लेजिस्लेचर का काम है लोगों की विश के हिसाब से काम करना। जुडिशरी का काम है सिर्फ जुडिशियल एस्पेक्ट मैनेज करना, क्योंकि जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल। जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ द डे है, वो पार्लियामेंट में अकाउंटेबल है, स्पेशली इन लोकसभा। अगर लोकसभा में सरकार की मेजोरिटी नहीं है तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन जुडिशरी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब उनको जनता को जवाब नहीं देना है। तो इसीलिए दिस इज़ ए नेगेटिव पॉइंट कि जुडिशियल एक्टिविज्म है वो गलत डायरेक्शन में है अगर वो एक्सेस हो रहा है, क्योंकि जजेस को जनता को जवाब नहीं देना है, तो वो कुछ भी करेंगे जनता का उसका फीडबैक नहीं दे पाएगी। जबकि जो गवर्नमेंट है दैट इज़ अकाउंटेबल टू पीपल थ्रू लोकसभा। इसके अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि दिस इज डिग्रेडेशन ऑफ वन इंस्टीट्यूशन बाय अदर, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन है वो दूसरी इंस्टीट्यूशन की इमेज खराब कर रही है। तो अगर सब कुछ जुडिशरी के द्वारा होगा तो लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है, और इससे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जैसे कि एग्जीक्यूटिव की बात करें या फिर अगर लेजिस्लेचर की बात करें, दोनों की इमेज खराब होती है, एंड दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक ट्रस्ट इन द सिस्टम। Apart from that, it also ignore the challenges faced by legislature and executive. For example, उनके पास पैसे की कमी है, मतलब सरकार के पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर नहीं है उतनी, तो ये सब चीज़ें सरकार को ध्यान में रख के ही काम करना होगा। बट जुडिशरी के केस में ऐसा नहीं है, और आप इसका नुकसान बता सकते हो नी-जर्क रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशरी जो डिसीजन लेगी वो इंस्टेंट डिसीजन तो होगा, लेकिन उसके साथ मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो पब्लिक से कंसल्टेड डिसीजन नहीं होगा। जबकि पार्लियामेंट में जो लॉ बनाए जाते हैं वो पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाए जाते हैं और उस पर खूब डिबेट और डिस्कशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि हाईवे पर लिकर है यानी शराब है वो 500 मीटर तक बंद हो जानी चाहिए, मतलब 500 मीटर तक हाईवे पर शराब नहीं मिलनी चाहिए, तो इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, एकदम से लोगों को रोज़गार छोड़ना पड़ा जो लोग उस सेक्टर में उन पोजिशंस पर इन्वॉल्व थे। सो ये एक नी-जर्क काइंड ऑफ रिएक्शन है। कंक्लूजन की बात करें तो जुडिशियल एक्टिविज्म है, उसके पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, बट इफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज टर्निंग टू बी जुडिशियल ओवर रीच देन इट इज इनअप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि लॉ मेकिंग इज ए फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर आप बोल सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लॉ, इम्प्लीमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंटरप्रिटेशन इज द वर्क ऑफ जुडिशरी, यानी लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस कानून को लागू करना, और जुडिशरी का काम है उसको इंटरप्रेट करना। सो अगर तीनों इंस्टीट्यूशंस है अपना अपना काम अच्छे से करेंगी तभी एज ए नेशन वी विल बी एबल टू ग्रो प्रॉपरली। सो इन तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, वो बहुत ज़रूरी है, तभी आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन सस्टेन। सो यहाँ पर फोकस शुड बी ऑन मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। सो ये था क्वेश्चन रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच। थैंक यू।